Hello student, once again welcome to Zenith Academy class. Hope you all are good. So let's start for today's class. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 14 दैट इज नेचुरल रिसोर्स के बारे में और ये पार्ट 1 का वीडियो होने वाला है। इसमें हम बेसिकली एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का पढ़ाई। आज हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में और हिंदी में बोलें तो प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक संपदा। संपदा वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, संपदा मीन्स रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे कोयला हो गया, पानी हो गया, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, वृक्ष हो गए। ये सब क्या है? ये हमारी प्राकृतिक संसाधन है या संपदा है। ये सब पे ही हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा सा कोट MS स्वामीनाथन ने किया है, इफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज गो रॉन्ग नथिंग एल्स विल गो राइट। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है, हमें सही तरीके से यूज़ करना है। अगर ये सब संपदा हमारे खत्म हो जाते हैं तो हमें बहुत ही नुकसान होने वाला है आने वाले समय में। तो आने वाली पीढ़ियों को ये सब संपदा का लाभ नहीं मिलेगा और वो इन सब चीज़ों से वंचित होने वाले हैं। तो उसके लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है ताकि आने वाली पीढ़ियों इनका इस्तेमाल कर सके। ठीक है ना? तो चलिए इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज का विषय है नेचुरल रिसोर्सेज या हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संसाधन। मूवमेंट टू सेव नेचर, ये सब विषय है आज का। तो उसमें देखेंगे हम लोग चिपको मूवमेंट 1974 में हुए। ये झाड़ को बचाने के लिए एक बड़ा सा आंदोलन 1974 में हुए। ये भी गढ़वाल इलाके में हुए, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, उसके बाद जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में बिहार में हुए और ये जंगल काटे जा रहे थे उस टाइम, उसके लिए आंदोलन हुए 1980 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुए थे। ये भी आंदोलन बड़े स्तर पे हुआ था देश में। तो ये सब आंदोलन का मैं एक नया वीडियो बनाया हूं, वो भी आप जरूर देखिएगा और फिर इनके बारे में आपको पूरा इतिहास और उनका क्या लक्ष्य था इन आंदोलन का, उसमें आपको पूरा जानकारी मिलेगा। विद्यार्थीगण, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम लोग वायुमंडल के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आज का प्रश्न है, व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। तो रिसोर्सेज आपको पता ही है कि हमारे पास वाटर है, एयर है, लैंड है, ट्रीज है, एनिमल्स है, मिनरल्स है। तो दीज आर क्या है? ये सब रिसोर्सेज हो गए पृथ्वी पे, ये सब रिसोर्सेज है। और माउंटेन्स भी है ना? तो ये सब क्या हो गए? एक रिसोर्सेज के पार्ट हो गए। बट इनमें भी इंपॉर्टेंट जो है वो है एटमॉस्फेयर या एयर, या हिंदी में बोले तो वायुमंडल। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये वाले हैं, हाइड्रोस्फीयर है। ठीक है, तो इसे हम लोग जलमंडल बोलेंगे, इसे जलमंडल बोलेंगे, जलमंडल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जलमंडल। और ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं और ये वाला, वो इसे हम लिथोस्फीयर बोलेंगे, लिथोस्फीयर, या इसको हम लोग भूमंडल भी बोलते हैं, हिंदी में भूमंडल, मंडल। ठीक है, तो ये भूमंडल होते हैं। ठीक है, वायुमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और भूमंडल, ये तीनों मिलाकर के क्या बनते हैं? बायोस्फीयर बनते हैं। क्या बनते हैं? बायोस्फीयर। इसे हम लोग जीव मंडल हिंदी में बोलेंगे, जीव मंडल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये सब रिसोर्सेज हमारे पृथ्वी पे मौजूद है, इससे ही हमारे इकोसिस्टम चलती है। हम लोग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी हम लोग जीव जंती हैं, तो वो रिसोर्सेज, इन सब रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, बच्चे अपना कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। बायोस्फीयर के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, और हिंदी में बोलेंगे तो वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल या भूमंडल बोलेंगे। और बायोस्फीयर को हिंदी में हम लोग जीवमंडल बोलते हैं। तो इधर मैं लिख भी देता हूं,
आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे जीव मंडल, मंडल, ठीक है। इसके बाद ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायु, वायु मंडल, ठीक है। इसके बाद ये हाइड्रोस्फीयर है, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे जल मंडल, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे स्थल मंडल या भूमंडल, ठीक है। तो ये हम लोग इधर ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वायुमंडल, ये वायुमंडल है, ये जलमंडल है, और ये जियोस्फीयर या लिथोस्फीयर हम लोग बोलते हैं बेसिकली, तो इसे हम लोग भूमंडल बोलेंगे। और ये सब मिला करके ये पूरा प्राकृतिक या बायोस्फीयर बनता है, जीव मंडल, जीव मंडल बनता है, ठीक है। तो इसी से हम लोग का पूरा इकोसिस्टम चलता है, समझे? या फिर से बोलूं, या फिर से आपको बता देता हूं। बायोस्फीयर होता है जिसे जीव मंडल बोलते हैं, उनके 3 पार्ट्स होते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। हिंदी में मैंने लिख दिए हैं, तो उन्हें आप कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखने वाले हैं बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। तो बायोटिक फैक्टर्स को हम लोग हिंदी में जैविक बोलेंगे और अबायोटिक फैक्टर को अजैविक बोलेंगे, ठीक है। तो बायोटिक फैक्टर्स में फॉर एग्जांपल हम लोग का प्लांट्स हो गया, प्रोटिस्ट हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फिर एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या हो गए, ये सब बायोटिक फैक्टर्स हैं। अबायोटिक फैक्टर्स में हम लोग लाइट हो गए या सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सॉइल, these are abiotic factors. Okay, so biotic factor always depend on the abiotic factors. ओके तो ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए कि बायोटिक फैक्टर हमेशा अबायोटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बायोटिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। वो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो कि फंगी हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए। जैसे कि आप अपने डायग्राम, हमारे स्क्रीन पे आप डायग्राम देख रहे हैं, तो ये सब क्या हो गए, ये सब हमेशा डिपेंडेंट करते हैं अबायोटिक फैक्टर्स पे, ठीक है। समझे बच्चे? बच्चे लोग, आप लोग अपने कॉपी में ये डायग्राम बना लीजिए, आप लोग को ईजिली अवेलेबल रहेगा, इन फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ेगा तो समझते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज क्या था, हम लोग ने पढ़े थे सोलार एनर्जी, वाटर, एयर, ट्रीज, एनिमल्स, एक्सेट्रा। सो ये सब क्या थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज के भी 2 टाइप्स हैं। पहला है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स जो रिसोर्सेज खत्म ही ना हो कभी, और दूसरा है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि खत्म हो जाए, जो कि एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। तो उनके 2 टाइप्स है, एग्जॉस्टेबल के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं इनएग्जॉस्टेबल के बारे में। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जो ख़त्म होने वाला नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, जो कि सोलार एनर्जी, ये क्या है, ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा, है ना, इनएग्जॉस्टेबल है। फिर विंड हो गया, है ना, जो एग्जॉस्ट नहीं होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद टाइड्स, ओशन करंट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को देखेंगे हम लोग, तो इसके अंदर आता है फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल हो गए, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। तो ये सब चीज़ क्या होते हैं, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एक लिमिट तक पहुंचकर ख़त्म हो सकते हैं। उसके लिए हम लोग इनको नेचुरल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आया रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल में भी 2 सब टाइप्स है, ठीक है।
पहला है रीनेबल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन रीनेबल रिसोर्सेज। रीनेबल से समझ रहे हैं आप लोग कि जो कि रिन्यू होता है, खत्म होता है फिर से रिन्यू होता है, उसे हम लोग रीनेबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसा कि सोलार हो गया, सन, सोलार, अगर रात को सोलार गया तो वापस सुबह सोलार एनर्जी मिलता है हम लोगों को। विंड आता है बीच बीच में, कभी ठंडी विंड कभी गर्म विंड फ्लो होती है, तो वो क्या होगी, कभी बंद होती है तो फिर से आती है, तो रिन्यू हो जाती है, उसीलिए हम लोग रिन्यू सोर्स बोलेंगे। ओशन करंट्स है ना, समुद्र में लहरें आना, ओशन टाइड्स, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, रिन्यू रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि रिन्यू नहीं होता, एक बार उनका लिमिट होता है कहीं ना कहीं, तो वो लिमिट खत्म होने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग फॉसिल फ्यूल का बात कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स, फिर मिनरल्स के बात कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आया अपना गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गए, तो ये सब क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर एक बार खत्म हो गया तो फिर से नहीं रिन्यू होता है ये चीज़, तो इसीलिए हम लोग को इन सब पॉइंट्स को याद रखना है। तो आप अपने कॉपी में वापस ये नोट डाउन कर लीजिए सारे पॉइंट्स। तो पहले होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स के दो टाइप्स होते हैं, वो होते हैं इनऑक्सिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद एग्जॉस्टेबल के भी दो टाइप्स, सब टाइप्स होते हैं, वो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल देख लिए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, और आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में काम आने वाला ये चीज़ है। चलिए फिर हम लोग इनके और डायग्राम्स देखेंगे आगे के स्लाइड्स में, ठीक है। चलिए फिर इसमें हम लोग वापस से पढ़ते हैं इनऑक्सिस्टेबल रिसोर्सेस और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस के बारे में, ठीक है। तो हम लोग ने पहले ही देखे थे नेचुरल रिसोर्सेज के दो सब टाइप्स होते हैं, उसमें से पहला है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा होता है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज किसमें, प्लांटी में मौजूद होते हैं, मतलब बहुत सारे नंबर्स में हम लोग को इनऑक्सिस्टेबल रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग का है, पहला नंबर एयर है और दूसरा क्या है, वाटर है, ठीक है। ये एयर होते हैं, एयर इज फर्स्ट एंड सेकंड इज वाटर और थर्ड इज सोलर। तो इनका कभी एग्जॉस्ट होता ही नहीं है, कभी एयर खत्म नहीं हो सकता, कभी वाटर खत्म नहीं हो सकता, कभी सोलर एनर्जी खत्म नहीं हो सकता। ये हमें भगवान की तरफ से प्लेंटी, मतलब बहुत सारे ये रिसोर्सेस हम लोग को मिले हैं। उसके बाद हम लोगों को सेकंड होता है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, जो कि एग्जॉस्ट होते हैं, जो कि खत्म हो सकते हैं। उसके लिए हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि लिमिटेड इन नेचर है, लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं, कोल हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, आयरन एक्सेट्रा। अगर ये सब एग्जॉस्ट हो गए तो हमारा लाइफ भी चलना मुश्किल है, तो इसीलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना होता है। अगर हम बचा कर चलेंगे, लिमिटेड उसका यूज़ करेंगे, तो हम लोग का लाइफ और स्मूथ होगा और आने वाले जनरेशन्स को इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखते हैं, ठीक है। ये सन हो गया, क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल है बच्चे लोग, आप बताएं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और एग्जॉस्टेबल का एग्जाम्पल भी आप अपने कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं जो लगता है, तो उससे अच्छा रहेगा। देखिए ये कोयला क्या हो गया, बताइए, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। सन क्या हो गया, वो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। मैंने आप लोग को कॉपी में एक डायग्राम बनाने बोला था, तो उसमें हम लोग ने पहले क्या देखे थे, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के दो टाइप्स थे, पहले थे इनएग्जॉस्टेबल और दूसरा थे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के भी दो सब टाइप थे, वो थे रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा थे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो देखते हैं इसके अंदर हम लोग रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। रिन्यूएबल मीन्स जो रिन्यू होते हैं, हमेशा जो रिसोर्सेज रिन्यू होते हैं उसे हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं होते हैं, उनका एक लिमिट होता है, उसके लिए हम लोग उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ये समझ में आता है कि हमेशा रिन्यू होता है, रिसोर्सेज है हमेशा रिन्यू होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग सोलर एनर्जी का। तो सोलर एनर्जी कैसा है,
हम लोग को रात को सोलर एनर्जी मिलता है, दिन में सोलर एनर्जी मिलता है, मीन्स वो रिन्यू हो रहा है, हर दिन हमें सोलर एनर्जी मिलने वाला है। वाटर लिख सकते हैं हम लोग, हमेशा हर 12 महीने के या हमेशा हर साल बारिश मिलता है, हम लोग को पानी मिलता है, रिजर्व हम लोग करते हैं, डैम में होता है, रिवर्स में होते हैं, रिजर्व लेक में होते हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक टाइम के लिए ख़त्म होता है तो फिर से उपलब्ध हो जाता है, तो इसे हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ले सकते हैं हम लोग, आप डायग्राम देख सकते हैं उसमें फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट विद द एनिमल्स, तो एक बार फॉरेस्ट हम लोग ने काट दिया तो वापस रिन्यू हो जाता है, वापस झाड़ आ जाएंगे, झाड़ जानवर प्राणी आ जाएंगे, है ना। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स क्या, अंडरग्राउंड वाटर वैसे ही है, अंडरग्राउंड हम लोग वाटर यूज़ करते हैं तो वापस बारिश होने के बाद फिर अंडरग्राउंड में वाटर जाता है तो फिर से हम लोग के लिए अवेलेबल हो जाता है, उसके लिए हम लोग इनको रीनेबल रिसोर्सेज बोलते हैं। ये वाटर हो गया, अगर रिवर का वाटर खत्म हो गया फिर बारिश होगा तो फिर से बारिश में भर जाएगा, या पॉन्ड का वाटर या लेक का वाटर, ठीक है। तो ये सब रीनेबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हो गए जो कि खत्म होते हैं और फिर से वो उपलब्ध हो जाते हैं। तो इन सब रिसोर्सेज का हमें बचाना भी है, क्योंकि हमें ये सब रिसोर्सेज हमारी लाइफ के इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें आप नाम से ही समझ रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेस रिन्यू नहीं होते हैं उसे हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल लेते हैं, तो फॉसिल फ्यूल एक टाइम के लिए उनका लिमिट होता है, अगर उस लिमिट पे पहुंच गया तो खत्म हो गया तो फिर से वापस रिन्यू होगा, तो उसके लिए हमको फॉसिल फ्यूल बचाना है हमें, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, इनका भी लिमिट होता है, अगर ये खत्म हो गए तो फिर से वापस मिलना या उपलब्ध होना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद कोल है, कोयला एक बार यूज़ कर लिए, उनका भी लिमिट है, अगर कोयला का यूज़ कर दिए उसके बाद ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर उसके लिए हमें वही बचाना है। उसके बाद नेचुरल गैस, ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, एक गैस का लिमिट होता है, उस लिमिट को क्रॉस होने के बाद फिर वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो ये सब रिसोर्सेज को हमें बचाना है ताकि हमारे आने वाली जनरेशन उनका ये यूज़ कर सके। उसके लिए हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ इस तरह सोच कर करना है कि हमें आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा करके रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर क्या है, सबसे पहले एक बड़ा ब्लैंकेट है हमारे सराउंडिंग में, उसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर 3 गैसेस से बने होते हैं। तो पहला गैसेस है ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन O2 प्लस नाइट्रोजन N2 प्लस CO2, ये हमारा एटमॉस्फेयर बनाता है, ठीक है। ये पूरा वायुमंडल बनाता है, ठीक है। और वाटर साइकिल में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एटमॉस्फेयर, जब भी बारिश जो होता है हमारे, वो एटमॉस्फेयर के कारण ही होता है, उनका भी एक बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। और क्या करता है एटमॉस्फेयर, हमारे जो सन से जो रेडिएशंस आते हैं उससे हमें बचाते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशंस के बारे में। तो हम लोग ने पढ़ लिया एटमॉस्फेयर में O2 होते हैं, O2 कितने परसेंटेज है, O2 20.9% अवेलेबल है, मतलब ऑक्सीजन 20.9% अवेलेबल है। उसके बाद नाइट्रोजन कितने परसेंट अवेलेबल है, 78%। हमारा जो एटमॉस्फेयर कवर है वो नाइट्रोजन से 78%, आप सोच सकते हैं कितना है, मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आर्गॉन गैसेज है, आर्गॉन गैसेस, वो 0.90% कवर है। अदर गैसेस जो कि 0.17% कवर है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम है जो कि 0.03% कवर है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं लेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर में कितने लेयर होते हैं, तो एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होते हैं। तो पहला लेयर होता है ट्रोपोस्फियर, जो हमारे क्लाउड्स फॉर्मेशन होते हैं, तो वो ट्रेटोस्फियर में फॉर्मेशन होते हैं, फ्लाइट्स चलते हैं जो वो ट्रोपोस्फियर में चलते हैं, ठीक है। हम लोग अगर ट्रोपोस्फियर से थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो आता है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। ये जो इतना पार्ट दिख रहा है वो स्ट्रेटोस्फियर के पार्ट्स है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक ओजोन लेयर होता है,
जो कि प्रोटेक्शन करता है हमें सन के रेडिएशन से, ठीक है, रेडिएशन से। ओके, उसके बाद आता है मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर, उसके बाद थर्मोस्फीयर और लास्ट इज एक्सोस्फीयर। यहाँ की अपना जो अपना मिलिट्री का एयरक्राफ्ट वगैरह चलता है तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। मेसोस्फीयर उसके ऊपर वाला पार्ट है स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर, थर्मोस्फीयर उसके ऊपर वाला पार्ट मेसोस्फीयर के, और जो लास्ट पार्ट है जो सैटेलाइट हमारे किधर पाए जाते हैं तो वो थर्मोस्फीयर में हमारे सैटेलाइट्स घूमते रहते हैं, जिसे हम लोग उपग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। और जो लास्ट है वो है एक्सोस्फीयर, जो हमारे रॉकेट्स बाहर जाते हैं एक्सोस्फीयर से बाहर, जो अर्थ के बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे और पढ़ते हैं इनके बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये एटमॉस्फेयर क्या किया है, एक ब्लैंकेट की तरह कवर करके रखा है अर्थ को, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर, वी नो एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये पॉइंट नोट डाउन करके रख लीजिए आप अपने कॉपी में या बुक में, ठीक है। तो क्या करता है, एयर ही कंट्रोल करता है डे नाइट का टेम्परेचर को। कौन करता है, एयर करता है। तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो अगर हमें नाइट, डे को क्या होता है, हीट ज़्यादा होता है, तो और नाइट को क्या होता है, कम होता है या हीट नहीं होता है, तो वो क्या करता है, एयर इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बहुत धूप है तो उस टाइम एयर ही टेम्परेचर को कम करने में काम करता है, और नाइट को क्या होता है, सन नहीं होता है, तो एयर ही हमें टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, या कहीं ज़्यादा कूल होता है तो कहीं नॉर्मल होता है टेम्परेचर, तो वो कौन करता है, ये वो एयर करता है। तो एयर प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, एयर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल टू कंट्रोल द टेम्परेचर। ओके, तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि ये एयर ही है जो कि वायुमंडल का तापमान कम ज़्यादा या कंट्रोल करना उसका काम होता है एयर का, ठीक है। वीडियो में देखे थे कि किस तरह से एयर डे और नाइट के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर डे को टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ एयर उसको नॉर्मलाइज करने का कोशिश करता है टेम्परेचर को, तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होता है, उसके लिए वो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। और कहीं रात को ज़्यादा ठंडी ना हो उसके लिए एटमॉस्फेयर एयर ही उसको कंट्रोल करता है या नॉर्मलाइज करता है उस टेम्परेचर को। तो इस तरह से डे नाइट को कंट्रोल करने का काम टेम्परेचर का वो एयर का है। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं एयर इज अ बैड कंडक्टर फॉर हीट, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एयर प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। रात को अगर सडन इंक्रीज टेम्परेचर हो ड्यूरिंग द डे टाइम, एयर प्रिवेंट द सडन इंक्रीज, तो एयर क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि बहुत ज़्यादा तापमान ना बढ़ जाए, मेंटेन कराता है टेम्परेचर को एयर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्लो डाउन और एस्केप ऑफ हीट इनटू द आउटर स्पेस, ठीक है। और कहीं रात को क्या होता है कि हीट चला जाता है, पूरा एस्केप हो जाता है, एस्केप ना उसके लिए एयर ही वो टेम्परेचर मेंटेन करवाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है ये मून। तो मून का क्या होता है, नाइट का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर -119 डिग्री सेल्सियस होता है, और डे का टेम्परेचर इनका 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अदर साइड हम लोग अर्थ का देखते हैं, एवरेज टेम्परेचर डे में होता है 40 डिग्री सेल्सियस और नाइट को होता है मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ क्या होता है, मून पे डे पे टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस जाता है और नाइट को 119 डिग्री सेल्सियस, मतलब अचानक बहुत ठंडी बढ़ जाती है, क्यों। और अर्थ में ऐसा क्यों होता है जहाँ की डे का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और नाइट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्यों के लिए, इस अर्थ पे एटमॉस्फेयर अवेलेबल है या एयर है, उस
एयर के कारण ही अर्थ का टेम्परेचर डे और नाइट को कंट्रोल करता है। और अदर साइड इधर देखेंगे मून पे, देयर इज नो एटमॉस्फियर, वहां वायुमंडल नहीं है, नो एयर। उसके कारण वहां का टेम्परेचर नाइट टाइम में सबसे ज्यादा, अगर सन चला जाता है वहां स्केप करते हैं, रात को सन नहीं होता है, तो वहां अचानक से टेम्परेचर 190 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और डे के टाइम में 110 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं अदर साइड हमारे अर्थ पे क्या है, एटमॉस्फियर है, तो क्या होता है कि नाइट टाइम पे ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर कम जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। या उसके कारण क्या है, एटमॉस्फियर है, एयर है, तो कहीं ना कहीं रात का टेम्परेचर को एयर, मतलब एयर है वो कम, मतलब ये करके रखता है, उसको सन को एस्केप होने देता है, जो हीट एनर्जी है उसको एस्केप होने नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर मेंटेन कर देता है, जैसे मून पे नहीं होता है मेंटेन। ठीक है, समझ गए? अभी नहीं समझे तो मैं वापस बताता हूं आप लोग का। तो क्या होता है, ये सन है, सन से मून का डिस्टेंस और सन से अर्थ का डिस्टेंस एक बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नाइट को मून पे टेम्परेचर 119 डिग्री सेल्सियस जाता है एवरेज में देखेंगे तो, और डे पे 110 डिग्री सेल्सियस होते हैं टेम्परेचर। ठीक है, वैसे ही अर्थ पे डे टाइम में 40 डिग्री सेल्सियस होते हैं और नाइट टाइम पे मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस पे जाता है। तो इसका कारण क्या है, वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां एयर नहीं है, वहां वायुमंडल नहीं है, उसके कारण टेम्परेचर रात को बहुत ज्यादा गिर जाता है। वहीं अर्थ पे रात को मिनिमम जाता है टेम्परेचर, तो 0 डिग्री सेल्सियस जाता है। क्यों? वहां एयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, वहां जो अर्थ का जो रहता है रेडिएशन हीट का, कहीं ना कहीं वहां अर्थ के चारों साइड लेयर में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये एयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वहीं डे का टेम्परेचर 40 डिग्री जाता है एवरेज, अगर एयर नहीं हो, एटमॉस्फेयर नहीं हो, तो अर्थ पे भी टेम्परेचर इतना जा सकता है, मगर एयर होने के कारण, एटमॉस्फेयर होने के कारण वहां टेम्परेचर मिनिमम डे टाइम को 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जो कि एवरेज में लिए हम लोग। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस हो गए हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द मूवमेंट ऑफ एयर, और उसमें सबसे पहला आता है विंड, कूलिंग ऑफ ब्रीज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, कूलिंग ऑफ ब्रीज आफ्टर हॉट डे और रेन ब्रिंग्स सम रिलीफ। तो विंड क्या करता है, अगर दिन भर गर्म हवा, गर्म था, या रात को बारिश होता है, तो सम हमें रिलीफ आती है, तो वो विंड के कारण ही होता है। तो सम क्वेश्चन अराइज इन माइंड इज कॉज ऑफ एयर मूवमेंट, व्हाट डिसाइड्स द फॉर्म ऑफ मूवमेंट, व्हाट ब्रिंग्स द रेन। तो ये सब क्वेश्चंस हम लोग को सामने आता है दिमाग में कि कॉज ऑफ एयर मूवमेंट क्या है, व्हाट डिसाइड्स द फॉर्म ऑफ मूवमेंट, तो क्या डिसाइड करता है एयर का मूवमेंट, एंड व्हाट ब्रिंग्स द रेन, तो किस तरह बारिश होते हैं। ठीक है, तो सो ऑल आर द फिनोमिना रिजल्ट इन द चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू, तो दो तरह का फिनोमिना है जो कि इन वातावरण में बदलाव लाते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो पहला है हीटिंग ऑफ एयर, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। तो हीटिंग ऑफ एयर के कारण ही हमें ये वातावरण में बदलाव देखने को मिलता है, और फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स के कारण ही हम लोग को बरसात देखने को मिलता है। तो ये सब क्यों होता है, वो सब विंड के कारण होता है, एयर के कारण होता है ये सब पर्यावरण में बदलाव। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सो फॉर एग्जांपल वी टेक इट, दिस इज सन, ओके, this is sun, okay, so radiation come from the sun and this is earth, okay, this is earth. When these radiations come on this earth, so what happen, so three things happen, that is some are aborted, that means जो भी रेडिएशंस अर्थ पे आ रहे हैं वो अर्थ पे पहुंचने के पहले ही खत्म हो जाता है, तो वो रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं
सम आर अबॉर्टेड, मतलब वो रेडिएशन को खत्म होना पृथ्वी से पहुंचने के पहले। मेजॉरिटी आर रिफ्लेक्टेड बैक, तो बहुत सारे रेडिएशंस क्या होते हैं, अर्थ पे फॉल होते फिर से रिफ्लेक्ट कर जाते हैं बाहर। ओके, तो उसे हम लोग मेजॉरिटी रेडिएशंस आर रिफ्लेक्टेड बैक, वो हो गया सेकेंड पॉइंट। रेडिएटेड बाय द लैंड एंड वाटर, तो बहुत सारे रेडिएशंस क्या होते हैं, वो रेडिएटेड हो जाते लैंड को या वाटर को, वो पृथ्वी पे रह जाते हैं रेडिएशंस, और लैंड में या पानी में। ठीक है, तो पहला क्या था, पहला रेडिएशन आने के पहले ही समाप्त हो जाता है, दूसरा क्या होता है, आता है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, मतलब वापस बाहर चला जाता है, और तीसरा क्या होता है, रेडिएशंस जो कि पानियों में रह जाता है रेडिएशन, या पृथ्वी के भूतल पे रेडिएशन रह जाता है। ठीक है, तो ये थे 3 टाइप के रेडिएशंस अगर अर्थ पे आते हैं तो। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर, तो रेडिएशन आने से क्या होता है, लैंड बहुत जल्दी हीट हो जाता है पानी के मुकाबले में। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होता है, रेडिएशन हीट द एटमॉस्फेयर, तो रेडिएशन आने के कारण क्या होता है, पूरे वातावरण को गर्म कर देता है, पूरे वातावरण को गर्म कर देता है। और तीसरा क्या होता है, रेडिएशन आने से, रेडिएशन कॉज द कॉन्वेक्शन करंट, क्या होता है, ये कॉन्वेक्शन करंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने बुक में या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। कॉन्वेक्शन करंट्स क्या होता है, ये करंट एक जगह से दूसरी जगह बहाव होता है। तो हम लोग ने ऑस्मोसिस प्रोसेस में पढ़े थे कि दी ऑस्मोसिस में क्या पढ़े थे, हाई प्रेशर टू दी लो प्रेशर, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसी तरह से एक कॉन्वेक्शन करंट फॉलो करता है। एक हाई कॉन्सेंट्रेशन की जगह से लो कॉन्सेंट्रेशन की जगह में बहाव होता है रेडिएशन का, तो उसे हम लोग कॉन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं एक हॉट रीजन है, ये वाला रीजन जो दिख रहे हैं रेड में, वो एक हॉट रीजन है, ये हॉट रीजन है या डेजर्ट रीजन बोल सकते हैं हम लोग। और ये क्या हो गया, एक कोल्ड रीजन है, जैसा हिमालयाज हो गया, और ये राजस्थान समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए, ये रीजन राजस्थान के हैं, ठीक है, और ये रीजन कश्मीर के हैं, ठीक है, बहुत सुंदर जगह है कश्मीर, वहाँ की जगह है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ कॉन्वेक्शन करंट्स का फॉलो होता है, यहाँ टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होगा, इधर क्या हो गया, ये जो रीजन है कोल्ड रीजन, तो वो हो गया हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला इलाका, और ये जो हो गया ये लो कॉन्सेंट्रेशन वाला इलाका। ठीक है, तो क्या होगा, ये इधर कैसे कंट्रोल होगा, इधर का टेम्परेचर, तो कंट्रोल किस तरह से होगा, यहाँ का जो प्रेशर है, हाई प्रेशर इधर है, तो ये लो प्रेशर की ओर बहाव होगा इस करंट का, इस तरह में आएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर कमेगा थोड़े टाइम में, जैसे यहाँ से हवा बह रहा है इधर आ रहा है, तो यहाँ टेम्परेचर का तापमान क्या होगा, कम जाएगा। तो ये हो गया एयर का मूवमेंट, तो ये कॉन्वेक्शन करंट इस तरह से बहाव करता है। तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ एयर, वो क्या करता है, तापमान को कम करता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से जाकर के लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं हम लोग, एक हॉट रीजन है, एक कोल्ड रीजन है। तो हॉट रीजन हो गया हाई प्रेशर एरिया, और लो कॉन्सेंट्रेशन हॉट रीजन हो गया वो लो प्रेशर हो गया। तो क्या होगा, यहाँ से करंट बहेगा, जो एयर है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर बहाव करेगा, और इस तरह से मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्शन करंट। ठीक है, तो ये हो गया एयर मूवमेंट, ये हम लोग एग्जाम्पल देख लिए कॉन्वेक्शन करंट्स के। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अभी चलो बच्चों, आप अपने आंखें बंद कर लीजिए और इमेजिन करिए कि आप एक कोस्टल रीजन में हैं, या समुद्र के किनारे हैं, या जुहू बीच पे पहुंच गए हैं, ऐसा इमेजिन कीजिए। और आप समझिए दिन में गए हैं, ठीक है, आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, ठीक है।
तो आपको क्या होगा वहाँ जा जब जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ हम जाते हैं तो ठंडी हवा आता है। दोपहर में आप जाइए, गरम गरम इलाका, गरम का दिन है, गर्मी दिन है, तो उसमें जाएंगे आप, वहाँ खड़े रहेंगे तो मस्त आपको समुद्र किनारे मस्त हवा, ठंडा हवा चलता है। तो क्यों चलता है? उसके पीछे रीज़न है, वहाँ कन्वेक्शन करंट्स का थियरी फॉलो होता है, ठीक है। तो वहाँ हम लोग लास्ट स्लाइड्स में देखे थे कि लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर की ओर जाता है एयर, तो उसीलिए हम लोग जब दोपहर को समुद्र के किनारे खड़े रहेंगे, ठीक है। एक मेरा स्टूडेंट है, वो जाके इधर खड़ा है, वो एग्जाम्पल देख रहा है कि सर ने सही पढ़ाया है कि नहीं, तो वो जाके इधर खड़ा हो गया। वो उसको लगा कि क्या हो रहा है, इधर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा बह रहा है, तो यहाँ ठंडी हवा इसको लग रहा है। इसको पता नहीं लॉजिक क्या है, इसको लॉजिक पता चल गया कि वहाँ कन्वेक्शन करंट का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर फ्लो कर रहा है, उसी के कारण इसको ठंडी हवा का महसूस हो रहा है। तो वो मौसम का पूरा उधर एंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। उसी टाइम आप नाइट के टाइम जाइए और उधर जा कर के आप खड़े हो जाइए, समझिए एक राहुल नाम का लड़का है, उधर गया, उधर जाके खड़ा हो गया। तो अब क्या होता है नाइट के टाइम, इधर क्या होता है, कूल ब्रीज इधर चलती है। तो इधर आपको जाएंगे नाइट के टाइम तो आपको इधर गर्म लगेगी, समुद्र के किनारे खड़े रहेंगे कभी भी तो आपको उधर गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो हमारे अर्थ पे है, जो नाइट के टाइम पे वो टेम्परेचर लैंड पे ठंडी हो जाती है, तो यहाँ से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहाव करता है, और जो गर्म हवा रहता है वो वो लैंड की तरफ आता है। तो ये भी एक कन्वेक्शन करंट के कारण होता है कि वार्म एयर, मतलब यहाँ अर्थ पे जो लैंड पे है वो लो प्रेशर में है, हाई प्रेशर में है, और ये जो वाटर है वो लो प्रेशर में है। तो इसलिए रात को हवा किस तरह बह रहा है, वो हवा लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहाव कर रहा है। तो उसीलिए हम लोगों को समुद्र के किनारे रात के समय में गर्म हवा लगता है, और डे के टाइम में समुद्र के किनारे जाएंगे तो हमें ठंडा हवा लगता है। तो ये इसके पीछे का फिनोमिना है, ठीक है। तो ये इस तरह से मैजिक फॉलो करता है। तो आप कभी भी जा सकते समुद्र के किनारे, वहाँ खड़ा रह सकते, और ये जो मैंने पढ़ा है उसे आप वहाँ जा कर के समझ सकते हैं, बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से एयर फ्लो होता है कोस्टल रीजन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर साइकिल हम लोग इसमें देखेंगे, मगर उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए, तो वहाँ से आप लोगों का कमेंट्स मैं पढ़ सकता हूँ, और फिर मैं थम्स अप दे दूँगा आपका सही रहेगा, ठीक है। और मैं वहाँ कमेंट भी करूँगा आप लोग के इस पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वाटर साइकिल के साथ। और मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पहले भी वाटर साइकिल पढ़े होंगे, ज्योग्राफी चैप्टर में आप शायद 7th 8th में पढ़े होंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटर साइकिल, और इसके लिए बारिश हम लोग को होता है। तो इसमें क्या, एटमॉस्फेयर और एयर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब वाटर इवेपोरेट होता है और तब ट्रांसमिशन होने के बाद फिर वो कंडेंसेशन होता है, उसके बाद पर्सिपेशन होता है, उसके बाद फिर बारिश होती है। तो ये वाटर साइकिल हमेशा ये साइकिल फॉलो अप करती है जब भी बारिश होती है। उसके कारण एटमॉस्फेयर का बहुत ही ज़्यादा योगदान इसमें है। हालांकि और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर के कारण ही वाटर साइकिल होता है, बारिश होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। वाटर साइकिल के 5 स्टेप्स होते हैं। तो क्या होता है कि ये रिवर है, ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक रिवर से पानी आ रहा है, या रिवर समझिए या ओशन समझिए, ओशन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ये वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ये हीट होता है, हीट के कारण वाटर क्या होता है, दोपहर के टाइम ये इवेपोरेशन प्रोसेस फॉलो होता है। तो इवेपोरेशन होने के बाद क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशंस होते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ क्लाउड फॉर्मेशंस हुए। उसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रांसपिरेशन बोलेंगे हम लोग। इवेपोरेशन ये प्रोसेस हो गया,
इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस। ये वाला जो पार्ट है ये ट्रांसपिरेशन का पार्ट है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ये ट्रांसपिरेशन का पार्ट है। ओके, ठीक है, ओके, तो ये देख लिया हम लोगों ने। पहला इवेपोरेशन हुआ, उसके बाद ट्रांसपिरेशन हुआ, उसके बाद इधर क्या कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, उसके बाद क्या होगा पर्सिपेशन होगा, पर्सिपेशन, ये पर्सिपेशन होगा, फिर रेनफॉल हो जाता है, उसके बाद फिर से कलेक्शन होता है। तो किस में कलेक्शन होता है, एग्जाम पॉन्ड में होता है कलेक्शन, लेक में होता है कलेक्शन, रिवर में होता है कलेक्शन, ओशन में होता है कलेक्शन, और सी में होता है वाटर का कलेक्शन। तो ये साइकिल हमेशा फॉलो होता रहता है। चलिए हम लोग इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं वाटर साइकिल का। तो हम लोग क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, गैस पे पानी गर्म करने को रखती है, बॉईल करती है, पानी गर्म होता है, ठीक है, स्टोर हुआ पानी है इसमें। उसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद देखेंगे बॉयल होने लगता है वाटर, क्या होता है, बॉयल होता है। उसके बाद इवेपोरेशन प्रोसेस चालू होता है, ऐसे इवेपोरेशन प्रोसेस चालू होता है। इवेपोरेशन प्रोसेस चालू होने के बाद क्या होता है, अगर हम लोग ने लीड लगा दिया इस पे, वाटर टब पे लीड लगा दिया, तो वाटर इवेपोरेट होकर के क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। मतलब ये टब का लीड है, लीड पे तो देखेंगे तो आप वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस होके रहता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो आप ऐसे ही पकड़ के रखेंगे, थोड़े टाइम के बाद फिर टपकने लगता है पानी नीचे। तो ये प्रोसेस, सेम प्रोसेस वाटर साइकिल फॉलो करता है, ठीक है। तो हम लोग ने देख लिया इवेपोरेशन के बारे में, ट्रांसपिरेशन के बारे में, कंडेंसेशन, पर्सिपिटेशन, उसके बाद आता है कलेक्शन, जो कि इन जगहों पर होता है। तो इस तरह से वाटर साइकिल प्रोसेस या स्टेप्स फॉलो करते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया एक रीनेबल रिसोर्सेस, रीनेबल रेनफॉल, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए इसके बारे में, वाटर साइकिल के बारे में। हम लोग पहले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने बायोस्फीयर के बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोग ने क्लाइमेट चेंज ड्यू टू दी एटमॉस्फेयर और एयर के बारे में पढ़े। अब हम पढ़ने वाले हैं एयर पोल्यूशंस के बारे में ना। एडिशन ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कि अनवांटेड पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, उसे हम लोग एयर पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो एयर पोल्यूटेंट्स कितने टाइप्स के, तो वो हैं 4 टाइप्स के, ठीक है। तो पहला टाइप्स होता है मोबाइल सोर्स से, सेकेंड स्टेशनरी सोर्स, थर्ड इज एरिया सोर्स, एंड फोर्थ इज नेचुरल सोर्स। तो मोबाइल सोर्स में क्या आ गए, तो मोबाइल में चलता बुलता, तो दैट इज कार, बसेस, प्लेन्स, ट्रक्स, ट्रेन। तो ये सब भी पोल्यूशन करते हैं, एयर पोल्यूशन। सेकेंड इज स्टेशनरी सोर्सेस, तो वो क्या हो गए, वो पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, इंडस्ट्रियल एरियाज एंड फैक्ट्रीज। तो ये सब भी स्टेशनरी सोर्सेस है, एक जगह रहते हैं। तो ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है, ऑयल जो हमेशा हम फैक्ट्रीज के किनारे जाएंगे तो देखें बड़ा बड़ा चिमनीज होता है। तो वो चिमनी से क्या होता है, उससे पोल्यूशन, उन लोग एयर पोल्यूशन, जो भी धुआं, स्मोक्स, अनवांटेड चीजेस रहते हैं वो रिलीज करते हैं फैक्ट्रीज से। उसके कारण क्या होता है, वो वायुमंडल में फैल जाता है, और फैलने के कारण क्या होता है, दूषित कर देता है हवा, वायु को। तो वो हम लोग के लिए क्या होता है, वो एक हानिकारक होता है। अगर हम गैसेस मिक्स एयर हम लोग इनहेल करते हैं तो हमेशा वो खतरनाक चीज़ है ना। तो एक फिर आता है एरिया सोर्सेज, तो सच एज एग्रीकल्चर एरिया, सिटीज, वुड बर्निंग फायर प्लेसेस, ठीक है। तो हम लोग एग्रीकल्चर एरियाज में जाते हैं तो वहाँ भी कुछ ना कुछ होती है, तो उसके कारण एग्रीकल्चर से भी हम लोग को पोल्यूशन मिलता है। जैसे कि पंजाब और दिल्ली साइड, हरियाणा साइड जाएंगे तो वहाँ खेती करने के बाद क्या करते हैं, उन लोग चारा जलाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, पोल्यूशन होता है। सिटीज़ में ऑफकोर्स नॉर्मली हम लोग हॉन्किंग करते हैं, हम लोग बहुत सारा सिटीज़ में आप बेसिकली जाएंगे तो पोल्यूशन तो होते हैं, कार्स के होते ही हैं। फिर वुड बर्निंग, हम लोग कहीं ना कहीं वुड हम लोग जलाते हैं, आग जलाते हैं लकड़ियों का, तो उससे धुआं उठता है, तो वो हवा में ही जाता है, उससे दूषित होते हैं हमारी जगह, हर जगह पे। आज भी देखेंगे आप, गाँव में बेसिकली चूल्हे पे बनाया जाता है, लकड़ियों को जलाया जाता है, तो वहाँ क्या होता है, वो जलन से
वातावरण दूषित होता है उसके स्मोक से। और हम लोग दिवाली के टाइम फायर क्रैकर्स करते हैं, तो उसके कारण भी हम लोग को उसका सामना करना पड़ता है, गंध धूल का। तो उसके कारण भी हम लोग को बीमारी हो सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि बहुत शहरों में देखा हूँ, बहुत देखते हैं हम लोग कि बहुत जगह पे स्मोक्स करते हैं ऑफिस के बाहर 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 कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखा हूँ कि वो भी स्मोक्स करते हैं कॉलेज के बाहर आकर के। वो भी एक मुझे लगता है कि पोल्यूशन फैलाता है वहाँ के। उसका जो एयर, जो स्मोक्स रहता है सिगरेट्स वगैरह के, बहुत ही डेंजरस होते हैं। उसके कारण बहुत सारी बीमारी भी होते हैं। तो ये सब करना बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे भी, मैं मेरे छात्रों से भी बोलना चाहता हूँ कि ये सब जो चल रहा है आज के समाज में, सिगरेट्स वगैरह पीना वगैरह, तो उसके कारण आप सोचिए कि कितने लोगों को आप हार्म पहुंचाने वाले हैं, है ना। आप तो एक नेचर को हार्म पहुंचाने वाले हैं, बाकी सराउंडिंग्स जो उस एयर को इनहेल करेगा, तो खुद का हार्म करके लेने वाले हैं सिगरेट पी करके, उससे कैंसर होने वाला है। तो ये सब आप अवॉइड क्यों नहीं करें। हम लोग खुद से इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, एयर पोल्यूशन रोक सकते हैं हम लोग, अगर ये सब चीज़ नहीं किया जाए तो। ठीक है, तो आप इसके बारे में ज़रूर सोचिए कि हमें एयर पोल्यूशन को रोकना है, तो किस तरह से रोकना है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप नया आइडियाज़ लाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कैसे एयर पोल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को एक अच्छा रहेगा कि हम एयर पोल्यूशन रोके, उस पर कमी लाएं। तो कुछ कर सकते हैं हम लोग, तो वो खुद के लेवल से चालू करना होगा, खुद को संभालना होगा, लोगों को बताना होगा कि सिगरेट पब्लिक प्लेस पे ना पिया जाए। बहुत जगह पब्लिक प्लेस में पीते हैं, तो उसके कारण लोगों को हार्म होने वाला है। या सिगरेट पीना ही बंद करे, बहुत लोग उस आदत पे, उस लत को छोड़े, ताकि इन्वायरमेंट को बचा सके। एक इंडिविजुअल लेवल से शुरुआत किया जाए, ताकि पूरे समाज, सोसाइटी में उसके लिए, उसके प्रति हम लोग जागरूक हो सकें। ठीक है, तो ये हो गया एरिया सोर्सेस। एरिया सोर्स से जो पोल्यूशन होता है वो हो गए। उसके बाद नेचुरल सोर्स से सच एज विंड ब्लोन डस्ट, नेचुरल पोल्यूशन भी होते हैं। फायर, वाइल्ड फायर्स, जंगलों में आग लगना, वॉल्केनिक इरप्शंस होना। तो ये सब के कारण क्या होता है, ये सब नेचुरल एयर पोल्यूशंस क्रिएट करते हैं। हम लोग तो करते ही करते हैं, और नेचर से भी कभी कभी ये पोल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें पोल्यूशन पे रोकना चाहिए, रोक लगाना है। तो उसके लिए हम लोग को काम करना होगा, मिल करके काम करना होगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं एयर पोल्यूशन के टाइप्स। ये वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं नेचुरल सोर्स से जो पोल्यूशन होता है, तो वो होता है लाइटनिंग, ये भी पोल्यूशन करता है। वॉल्केनिक इरप्शन, है ना। वाइल्ड फायर्स, मतलब जंगलों में आग लगना। तो ये सब क्या हो गए, वो नेचुरल पोल्यूटेंट हो गए। ठीक है, तो एरिया में आ गए हम लोग। एरिया में तो सिटीज़ में होते हैं पोल्यूशन, हॉकिंग या फिर गाड़ियों का, फिर बहुत कुछ जलाना। तो उसके कारण क्या होता है, वो एरिया पोल्यूशन हो गया। स्टेशनरी पोल्यूशंस, जो कि फैक्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं बड़े बड़े, उसके कारण क्या होता है, वो स्टेशनरीज पोल्यूटेंट हैं। उसके बाद मोबाइल पोल्यूटेंट, जो कि एरोप्लेन्स, कार्स, ट्रक्स, बसेस, मोटरसाइकिल, ये सब क्या है, ये मोबाइल सोर्स के थ्रू पोल्यूशन फैलाते हैं। तो ये आप देखें और समझे। नहीं समझे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ये सर ये समझा नहीं हमें। तो मैं ऑफकोर्स आप लोग को समझाऊंगा, वापस से आपका डाउट क्लियर करूंगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके इस चैप्टर को। ठीक है, अभी देख लिया हम लोग एयर पोल्यूशन कौन से सोर्स से होते हैं। तो हमने देखे 4 सोर्स देखे। पहला था मोबाइल सोर्स, नेचुरल सोर्स, थर्ड एरिया सोर्स, और फोर्थ था स्टेशनरी सोर्स। इन सब सोर्सों से हम लोग को पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन होने के कारण उसके इफेक्ट्स भी होते हैं। पोल्यूशन फैले वायुमंडल में, तो क्या होता है, हम लोग के तक पहुंच जाते हैं एयर के थ्रू। तो उसके कारण इफेक्ट्स होते हैं एयर पोल्यूशन के, वो देखेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, ठीक है बच्चे, समझ रहे हो ना आप लोग। ठीक है, तो हम लोग अभी इसमें देखते हैं। तो पहला है एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बींग। तो पहला इफेक्ट होता है SPM कॉज, मतलब सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स कॉज। ये एक तरह का क्या, इस तरह से क्या होता है, ये इस तरह से कौन सी बीमारी करता है, एक तो अस्थमा होता है, कफिंग होता है, और ब्रोंचिट्स में
बीमारी उत्पन्न होते हैं। अस्थमा, बार बार हाफने का, कफ खांसी होता है, फिर ब्रोंकीज में ये इन्फेक्शंस हो जाते हैं पोल्यूशन के कारण। ठीक है, पोल्यूटेंट गैस कॉज, अगर पोल्यूटेंट गैस क्या कॉज करता है, वो इरिटेशंस इन द आईज। तो हम लोग अगर पोल्यूशन जगह पे जाते हैं, कहीं फैक्ट्री इलाकों में जाएंगे, वहाँ मतलब स्मोक्स या धुआं मतलब बह रहा हो एयर में, तो उसके कारण क्या होगा, हमारे आँख जलने लगते हैं बेसिकली। आप इधर ही जाके देखिए ना, चक्की में जाते हैं आप चक्की पीसने के लिए, गेहूं के लिए, तो वहाँ ही जाएंगे तो देखिए आपके आँख जलने लगते हैं, वहाँ कुछ देर बाद खड़े रहने के बाद खांसी आने लगती है। तो ये सब क्या, वो पोल्यूशन करते हैं ना, उससे पोल्यूशन होता है, उसके धुएं के कारण वो हवा में फैलता है, उसके कारण हमारे श्वास के थ्रू हमारे थ्रोट्स में जाएंगे, उसके कारण इचिंग होने लगता है। ठीक है, उस तरह से हमारे थ्रोट्स और लंग्स में भी होते हैं, वो चीज़ जाते हैं, आइज़ में इरिटेशन होने लगते हैं, फिर इंजरी इन लंग्स, लीवर्स, किडनीज एंड इन द नर्वस सिस्टम। तो ये सब गैस पोल्यूशन के कारण ये सब होते हैं। तो ये सब को हमें रोकना है, पोल्यूशन को रोकेंगे तब ये सब हमारी बीमारी नहीं आएंगी। तो ये इस पर हमें काम करना होगा, और सब स्टूडेंट, सब विद्यार्थी को इसके प्रति हमें जागरूकता फैलानी होगी समाज के अंदर। हमें पोल्यूशन रोकना है, लोगों की जान बचानी है, तो ये करना होगा काम। ठीक है, ठीक है बच्चे, आप लोग समझे ना? ठीक है, फिर इसमें पढ़ने वाले हम लोग एयर पोल्यूशन थ्रू एसिड रेनफॉल। तो इधर लिखे गए हैं, एसिड रेन इज कॉज्ड व्हेन एसिड गैस राइज इनटू द स्काई and mixes with the cloud. This cloud absorb the acid gases, and when the cloud produce rain, it's fall with a higher than a normal level of acidity. Due to this, we receive the acid rainfall. Okay, तो क्या बोल रहे हैं लाइन में, एसिड जो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज से जो प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या जाता है, क्लाउड में जाता है, एयर के थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू, और वो क्लाउड में जाकर के मिक्स हो जाता है वाटर के साथ। उसके बाद जो बारिश होता है, वो उसके अंदर एसिडिटी की मात्रा बहुत अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उसके कारण हम लोग को एसिड रेन फॉल होता है। ठीक है, तो हम लोग एक ये देखते हैं क्या हुआ, एक फैक्ट्री है ये वाला, ये दिस इज द फैक्ट्री। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो NO2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और वो जाके क्लाउड में मिल रहा है, दैट मीन्स क्लाउड में H2O पहले से मौजूद है, क्योंकि उधर वाटर इवेपोरेशन के कारण वो वाटर ऊपर क्लाउड में ऑब्जॉर्ब्ड है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक एसिड बनाते हैं, वो भी एसिड का नाम है HNO3। इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक एसिड। क्या बोलेंगे हम लोग, नाइट्रिक एसिड, जो कि बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। ठीक है, तो ये हम लोग को हमारे किसी के ऊपर भी मतलब ये बारिश होगा, एसिड रेन होगा, तो वहाँ बहुत बुरा असर होता है। ठीक है, उसी तरह से इसी फैक्ट्री में से एक और एसिड फ्लो होता है एयर में, और जाके क्लाउड के साथ मिक्स होता है, वो है SO2। ठीक है, SO2, इसको हम लोग बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O मिक्स होगा उसके साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, H2SO4। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सल्फरिक एसिड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सल्फरिक एसिड। तो इस तरह से हम लोग एसिड रेन फॉर्मेशन देख रहे हैं। दो तरह का एसिड फॉर्मेशन होता है, एसिड रेन फॉर्मेशन होता है, वो होता है एक नाइट्रिक एसिड, दूसरा होता है सल्फरिक एसिड, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो उसके लिए हमें ख्याल रखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि वहाँ कम से कम पोल्यूशन हो। ठीक है, ताकि इस तरह का रेनफॉल, जो खतरनाक एसिड रेनफॉल होता है, वो ना हो, उसके कारण इन्वायरमेंट को खराबी होती है। बहुत जगह देख सकते हैं कि जहाँ
एसिड रेनफॉल हुआ है जहाँ जगह पे हुआ है वहाँ वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ झाड़ ही नहीं आ रहा है, वहाँ पे खेती नहीं होती, तो वो क्या होगा, वो एक मतलब बहुत दिन तक नहीं होगी, वो बहुत ही पोल्यूशन फैल गई उस जगह पे। तो उसके कारण हमें बचना है, उस जगह पे बचाना भी है हम लोगों को, और एसिड रेनफॉल हमें रोकना भी चाहिए। और पोल्यूशन कम होगा तो ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली एसिड रेन नहीं होंगे, उससे इन्वायरमेंट बचा हुआ रहेगा। नहीं तो अगर इस तरह से रेन होते रहे एसिड रेनफॉल तो बहुत ही बुरा होने वाला है। बोलूँ तो उसके कारण हम लोग को बहुत ही सतर्कता रहना चाहिए, पोल्यूशन कम फैलाना चाहिए। चलिए फिर देखते हैं आगे। एसिड रेन का एग्जाम्पल देखते हैं, उसके इफेक्ट के एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एसिड रेन जहाँ हुआ है और उसका इफेक्ट इन्वायरमेंट पे क्या हुआ है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला इमेज में देख सकते हैं या पहले डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक एसिड रेन वाला प्लांट है ये, और दूसरा है जो विदाउट एसिड वाला, जो कि वाटर हम लोग डालते हैं हमेशा। तो यहाँ क्या हो गया, इस जगह पे क्या हुआ, नॉर्मल बारिश हुई, ठीक है, नॉर्मल बारिश हुई, एक क्लाउड है, यहाँ नॉर्मल बारिश हुई। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ नॉर्मल बारिश नहीं हुई, यहाँ बारिश हुई H2SO4 की प्लस HNO3 की, ठीक है। ये क्या हुआ, ये दोनों एसिड इसके ऊपर गिरे, तो इसके कारण क्या हो गया, ये पूरा वृक्ष का, ये पूरा पेड़ का एसिड से ख़त्म हो गया पूरा, ठीक है। तो ये हो गया एसिड रेन का एग्जाम्पल, जहाँ एसिड रेन होते हैं उसका इफेक्ट देखिए बहुत बुरी तरह से हुआ है, ये पूरा झाड़ ही मर गया है पूरा। उसके कारण हमें बचना है, हमें इस तरह का प्लांट्स चाहिए, ठीक है, इस तरह का प्लांट चाहिए जो विदाउट एसिड रेन हो। अगर इस तरह का प्लांट्स का हम लोग फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, वो हमारे बॉडी को कितना हार्म करेगा आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो एक और अदर एग्जाम्पल देखते हैं। रिसेंटली हम ताजमहल पे क्या हुआ है, ताजमहल पहले विदाउट एसिड रेन नहीं थे, अभी क्या हो गया, ताजमहल के आजू बाजू जो इलाके हैं वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे फैक्ट्री सेटअप हो गए। फैक्ट्री सेटअप्स होने के कारण यमुना नदी इनके इसके ये ताजमहल के पास में ही है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी पोल्यूशन लीव आउट करते हैं फैक्ट्रीज। बहुत सारे आप बहुत न्यूज़ में सुने होंगे कि यमुना नदी से बहुत फॉग झाग झाग उसमें जा रहा है। तो क्या करती है फैक्ट्रीज, एक तो एयर पोल्यूशन करती है, साथ साथ में वाटर पोल्यूशन भी करती है, जो गंदी चीज़ रहती है वो पानी में नदियों में छोड़ देते हैं, इसके कारण पोल्यूशन रहता है, झाग तरह का दिखता है पानी भी। तो इसी कारण अब रिसेंटली क्या हो गया, बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप होने के कारण इस ताजमहल में पहले बहुत ही वाइट कलर दिखता था, इसके जो मार्बल्स थे बहुत वाइट कलर के दिखते थे। अभी क्या है, जो बारिश होने के कारण, एसिड रेन होने के कारण, एसिड रेन होने के कारण इस पे आप देख सकते हैं येलोइश दिखने लगे इसके मार्बल्स। तो इस तरह से हम लोग इसको ख़राब कर रहे हैं हमारे मॉन्यूमेंट्स को पोल्यूशन के कारण। तो ये हमें रोकना है, ठीक है, एसिड रेन। तो ये दूसरी और हम लोग देखेंगे दुनिया में कहाँ कहाँ एसिड रेन का प्रकोप है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं साउथ अफ्रीका में कुछ भागों में इस तरह का जो दिख रहा है वो एसिड रेन इफेक्टेड रीजन है। आप इधर देख सकते हैं साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में भी आप बहुत जगह पे देख सकते हैं, बहुत एसिड रेन का ये है प्रकोप है। इस तरह से एशिया में भी आप देख सकते हैं, यूरोप में देख सकते हैं, ठीक है। एशिया में नॉर्मली इस साइड पूरा, मतलब इंडिया को छोड़ दे, इंडिया में अच्छा है अभी तक, बट जो ईस्टर्न पार्ट है अपने एशिया के, उधर मोस्टली एसिड रेन फॉल हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया में कुछ पार्ट्स में आप देख सकते हैं, बट वहाँ भी अभी भी ठीक है, इंडिया भी अभी तक ठीक है। बट इस तरह से पोल्यूशन बढ़ते रहा तो ऑफकोर्स इंडिया भी उसके चपेट में आने वाला है। तो उसके कारण अभी से हम लोग को जागरूक होना है और हमें बचाना है, ठीक है। तो पोल्यूशन कम करना है ताकि हमारे जो इलाके हैं एसिड रेन ना हो उस जगह पे, ठीक है। तो ये हो गए इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन के बारे में पढ़े। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्मॉग फॉर्मेशन के बारे में। तो स्मॉग फॉर्मेशन कैसे होता है, स्मॉग फॉर्मेशन तो होता है दो तरह के मिक्सचर से, पहला स्मोक प्लस फॉग विल बिकम स्मॉग, ओके। तो स्मॉग आप देखेंगे बहुत हेल्थ के लिए बहुत ही इंजूरियस होता है,
और वो किससे फॉर्म होता है, वो फोटो केमिकल हेज, फोटोकेमिकल हेज, दैट इज फोटो मीन्स सनलाइट प्लस केमिकल, केमिकल कुछ केमिकल होंगे, ठीक है, उससे हेज बनता है, प्लस VOC और प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से स्मोक का फॉर्मेशन होता है। तो स्मोक फॉर्म होने के कारण हमारे हेल्थ को बहुत सफ़र करता है। अगर हम लोग जाते हैं, स्मोक सफोकेटिंग करता है, सफोकेटिंग ब्रिंग्स सफोकेटिंग होते हैं हम लोग, उससे हमारे लंग्स में प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, सफोकेटिंग टू एनिमल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह से स्मॉग फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ठंडियों में आप देखेंगे तो हमेशा स्मॉग फॉर्म होता है। इस तरह से क्या होता है, हमारे जो सांस लेने का है उसको तकलीफ आता है, सफोकेशन हम लोग फील करते हैं, घुटन सा महसूस करने लगते हैं। तो क्यों होता है, ये भी एक पोल्यूशन है, इस तरह का स्मॉग फॉर्मेशन होना। तो इसके कारण हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। ये आप देख सकते हैं पूरा स्मॉग फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये डायग्राम में। तो इस तरह से स्मॉग फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है हमारे इन्वायरमेंट में, और इस तरह से पोल्यूशन फैलती है। एयर पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लेक्शन। एयर पोल्यूशन के कारण क्या हो गया, ओजोन लेयर डिप्लेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो हम लोग देखे थे ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो लेयर होता है वो होता है स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर में ही हमारे ओजोन लेयर होते हैं। तो अभी क्या हो गया, ओजोन लेयर में इस तरह का होल पड़ गया है, इस तरह का होल पड़ गया है। तो क्यों हो गया, पोल्यूशन के कारण ही ओजोन लेयर डिप्लेक्शन टेक प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो ये था थर्ड टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एंड दिस इज कॉजिंग डैमेज टू आवर ओजोन लेयर। तो हमें पोल्यूशन रोकना है ताकि हमारे ओजोन लेयर बचे रहें, उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। जो सन के रेडिएशंस आते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। अभी अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएंगे या उसका लेयर ही ख़त्म हो जाएगा तो डायरेक्ट रेडिएशन हमारे अर्थ पे जो गिरेगा वो बहुत ही हानिकारक होने वाला है, पूरे इन्वायरमेंट को ख़राब करेगा। उसके लिए हमें पोल्यूशन रोकना ही है, ठीक है। सो हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रीन हाउस गैस के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, ये अर्थ है, एक हमारा डायग्राम में देख रहे हैं कि दिस इज द अर्थ है। तो इसका क्या हुआ, जो ये सब रेडिएशन जो सन से रेडिएशंस आती है वो बहुत अधिक मात्रा में अर्थ पे आती है, ठीक है। तो उसको सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर से उसको पार होना होता है, इस रेडिएशंस को पार होने के बाद ही वो सरफेस पे आती है। तो कुछ रेडिएशंस क्या होते हैं, पहुंचने से पहले ही वो खत्म हो जाते हैं वायुमंडल में, और दूसरा क्या होता है, रेडिएशंस अंदर आ जाते हैं, रेडिएशंस अर्थ पे या अर्थ में आ जाते हैं और सरफेस पे जाते हैं और वाटर में वो रेडिएशंस रह जाते हैं। और तीसरा क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, वापस से वो बाहर रिफ्लेक्ट कर जाता है रेडिएशंस। तो क्या होता है, तो ग्रीन हाउस गैस भी उसी तरह से होता है। तो ग्रीन हाउस गैस में क्या होते हैं, कार्बन गैस आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, मीथेन गैस। तो ये सब क्या हो गए, ग्रीन हाउस गैस थे। तो ग्रीन हाउस गैस जो अर्थ में आती है वो एक लिमिट में होनी चाहिए थी, बट अब क्या हो रही है, उसकी लिमिट बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। गर्मी बढ़ने के कारण ओजोन लेयर में क्या हो गया, डिप्लेक्शन हो गया। उसके कारण क्या हो गया, रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो गया अर्थ पे, और रेडिएशन ज़्यादा होने के कारण हमारे ग्लेशियर्स हैं, हमारे हिमालयस पे हैं, हमारे नॉर्थ अटलांटिक में हो या एंटार्क्टिका में हो, बहुत जगह क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है। आइस मेल्ट होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण ये सब आइस क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। उसके लिए ग्रीन हाउस गैस के कारण हमारा
अर्थ भी कहीं ना कहीं उसका शिकार हो रहा है। उसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, उसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके कारण ये गैस के जो मात्रा बढ़ जाने के कारण, रेडिएशन के साथ जो आती है, इस ये आने के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। उसी के कारण हमारे जो हिमालयज रेंजेस है वहाँ ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, बहुत जगह अटलांटिक ओशन में आइस मेल्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। इस तरह से अभी रिसेंटली हमारे वर्ल्ड में एक पेरिस समिट हुआ था। अब बताएंगे कब हुआ था पेरिस समिट सबसे फर्स्ट टाइम? बताइए आप मुझे, फिर देखते हैं हम लोग और डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब हम देखने वाले इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस के बारे में। तो हम लोग पढ़ लिए थी ग्रीन हाउस गैस कौन से होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, मीथेन गैस, ये सब क्या हो गए? ये ग्रीन हाउस गैसेज हो गए। तो ये सब क्या होगा, कुछ दिनों से ये सब इनकी मात्रा बढ़ते जा रही है। इनके यूजेस हम लोग फैक्ट्रीज में ज़्यादा हो रही है, तो इसके कारण बढ़ने के कारण इनकी लेवल बढ़ गई, कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस बढ़ गया है। उसके कारण क्या हो गया? रेडिएशंस बढ़ गए। रेडिएशंस ओजोन लेयर पे पड़ती है, तो ओजोन लेयर में पहले से ही छेद हो गई है, उसके कारण क्या हो गया? रेडिएशन ज़्यादा आने लगी है। ग्लोबल वार्मिंग राइज हो रहे है दुनिया में इसको लेकर के। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण क्या हो गया? स्नो मेल्ट होने लगे, हिमालयज रेंजेस में स्नो मेल्ट होने लगे। आर्टिक रीजन हो, अटलांटिक रीजन हो, जहाँ आइस होते हैं, आइसबर्ग्स होते हैं, वहाँ फिर अपना एंटार्क्टिका हो गया, वहाँ भी आइस मेल्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता की विषय बन चुकी है ग्लोबल वार्मिंग एक पूरा वर्ल्ड के लिए। अगर इसे रोका नहीं गया तो आगे वाले दिनों में बहुत ही प्रॉब्लम हम लोग फेस करने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, और दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि जैसे ही CO2 बढ़ रहे हैं, उनकी मात्रा बढ़ रही है, उनकी यूजेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए अगर कम नहीं किया गया तो ऑफकोर्स आने वाले दिन बहुत ही काले दिन होने वाले हैं लोगों के लिए। उसके कारण हमें बहुत इनिशिएटिव लेना चाहिए। हर एक बहुत सारा NGOs इसके प्रति काम कर भी रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट NGOs आवाज़ उठा रहे, सरकारों के प्रति आवाज़ें उठ रही है, और बहुत अच्छे काम भी किया जा रहा है। बहुत स्कूल लेवल, इंस्टीट्यूट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जा कर के। ये सब अपना नेचुरल रिसोर्स का अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है, डिबेट्स हो रहे हैं। तो उसे हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है। एक नेशनल लेवल पे डिबेट होने की ज़रूरत है। हमारे पॉलिटिशियंस इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे करके कुछ और मुद्दों पे बात करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के है, ग्लोबल वार्मिंग है, नेचर को लेकर है। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें होनी चाहिए, ताकि हम इनके प्रति काम कर सकें भी, और इनिशिएटिव उठाया जा सके हर एक इंडिविजुअल लेवल को लेकर के। गांव में भी आजकल देखेंगे तो बहुत फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण वहाँ कहीं ना कहीं पोल्यूशन बढ़ा है, हम देख सकते हैं। डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, बट कहीं ना कहीं हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नेचर के साथ हम लोग खिलवाड़ भी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, और मैं मेरे स्टूडेंट्स से वही बोलना चाहता हूँ कि आप भी योगदान दीजिए। आप भी कहीं भी मौका मिलता है, अगर ट्री प्लांटेशन करने के लिए, अगर आपको वॉलंटियर करने के लिए मिलता है नेचर रिसोर्सेज को लेकर के आपके स्कूल कॉलेज में, तो आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, ताकि हम कहीं ना कहीं अपनी तरफ से योगदान दे सके। आगे वाली जनरेशन को हम लोग कुछ ना कुछ एक अच्छा वातावरण बनाएं, पर्यावरण अच्छा रखें, इन्वायरमेंट को बचाएं। बस यही बोलना था मुझे। और इस चैप्टर को ज़रूर से ज़रूर सब लोग देखें, और इसको अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी बेल दबा दीजिएगा, और ताकि आपको हर एक नया वीडियोस आप लोग को मिलता रहे हमेशा। और प्लीज़ प्लीज़ आप इन्वायरमेंट का केयर करें, आप प्लांट ट्रीज़ करें जब भी बरसात आता है, या उनको तोड़े ना, उनको बचाएं, और कहीं ना कहीं समाज को बताएं कि पोल्यूशन करना अच्छी बात नहीं है। और बस यही बोलना था मुझे। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें प्लीज़, और शेयर भी करें। धन्यवाद विद्यार्थीगण इस वीडियो को देखने के लिए। होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मस्त रहिए।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।